नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी अन्नदाताओं के आंदोलन की। बताएंगे कि क्या दूसरे चरण में पीएम मोदी लगवाएंगे वैक्सीन। जानेंगे कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले क्यों मुश्किल में है बीजेपी। कर्नाटक में क्यों गरमाई सियासत। और बुलेटिन के आखिर में बात बाइडेन के फैसले से भारतीयों को फायदे की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सभी 12 सीटों पर निर्विरोध हुआ चुनाव। बीजेपी के 10 और सपा के 2 उम्मीदवारों को मिली जीत। दिल्ली में 23 जनवरी को होगी गणतंत्र दिवस समारोह, फुल ड्रेस रिहर्सल। दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, लोगों को सुबह के समय वैकल्पिक मार्गों के उपयोग की दी सलाह। पीएम आवास योजना के तहत 1,68,000 मकानों को मिली हरी झंडी। गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान, 2022 तक हर व्यक्ति के पास होगा आवास। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म। ममता बनर्जी के करीबी रहे पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने बनाई नई पार्टी। अब्बास सिद्दीकी ने अपने नए दल को इंडियन सेक्युलर फ्रंट नाम दिया। और शुरुआती तेजी के बाद गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 167 अंकों की गिरावट के साथ 49,625 अंक पर और निफ्टी 54 अंकों की गिरावट के साथ 14,590 अंक पर हुआ बंद। कृषि कानून पर आंदोलन करते हुए अन्नदाताओं को 2 महीने होने को आए हैं। कल सरकार की ओर से अन्नदाताओं को प्रस्ताव दिया गया था कि सरकार कृषि बिलों पर 2 साल के लिए रोक लगाने को तैयार है। अन्नदाता अपना आंदोलन वापस ले लें और ट्रैक्टर रैली को भी रोक दें। ट्रैक्टर रैली को दिल्ली पुलिस ने भी मंजूरी नहीं दी है। इसे लेकर आज अन्नदाताओं की दिल्ली पुलिस के साथ चर्चा हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। तो क्यों अड़े हैं अन्नदाता, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अन्नदाता कह रहे हैं कि कृषि कानून वापस लो, लेकिन सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। हाँ, उसकी ओर से 2 साल तक कानून को निलंबित करने की बात जरूर कही गई है, लेकिन इस बीच मामला फंस गया है अन्नदाताओं की ट्रैक्टर रैली को लेकर। अन्नदाता 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान कर चुके हैं। वो साफ कर चुके हैं कि अब उनकी ट्रैक्टर रैली को भगवान भी नहीं रोक सकता। लेकिन दिल्ली पुलिस ट्रैक्टर रैली को मंजूरी देने को तैयार नहीं है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे अन्नदाताओं को समझाने की कोशिश की, उनके साथ बैठक भी की, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया है। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि गणतंत्र दिवस के दिन अन्नदाताओं को ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में नहीं घुसने दिया जाएगा। पुलिस की ओर से कोंडली मानेसर पलवल यानी केएमपी एक्सप्रेसवे पर छोटी रैली निकालने का ऑप्शन दिया गया है, जिसे अन्नदाताओं ने नकार दिया है। अन्नदाताओं का कहना है कि सरकार की ओर से नया प्रस्ताव मिला है, वो इस पर चर्चा कर रहे हैं। साथ ही ट्रैक्टर रैली को लेकर भी संगठन के अंदर चर्चा होगी। फिलहाल तो हमारी तैयारी पूरी है। हजारों ट्रैक्टर अलग अलग इलाकों से दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। अब ऐसे में अन्नदाता 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने में सफल हो पाएंगे या नहीं, ये तो 26 जनवरी को ही साफ हो पाएगा। अन्नदाताओं के आंदोलन को लेकर सभी सरकार से सवाल पूछ रहे थे। सवाल देश में वैक्सीनेशन को लेकर भी पूछे जा रहे हैं। जब दुनिया के दूसरे मुल्कों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू करते समय राष्ट्राध्यक्षों ने सबसे पहले वैक्सीन लगवाया, तो फिर भारत में पीएम मोदी और उनके मंत्री वैक्सीन लगवाने के लिए क्यों तैयार नहीं हुए। भारत में भी पीएम को सबसे पहले वैक्सीन लगवाना चाहिए था और अब सरकार की ओर से इसका जवाब दे दिया गया है। पीएम ने टीका क्यों नहीं लगवाया और कब वो टीका लगवाएंगे। देश में भले ही टीकाकरण की शुरुआत हो गई हो, लेकिन लोगों में टीकाकरण को लेकर डर अभी भी बना हुआ है। कांग्रेस, बीएसपी, आरजेडी समेत तमाम दलों ने पीएम मोदी के टीका न लगवाने को मुद्दा बनाया था। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने तो वैक्सीन की मंजूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिए थे। यूपी के सहारनपुर से बीएसपी सांसद हाजी फजलुर रहमान ने कहा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी कैबिनेट को वैक्सीन लगवानी चाहिए, जिसके बाद अब खबर आ रही है कि दूसरे चरण में 50 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा, जिसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। देश के प्रधानमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट सहित अधिकांश राज्यों में सीएम और राज्यपालों को भी टीका लगाया जाएगा। सरकार पहले ही ये साफ कर चुकी है कि टीका लगवाना अपनी इच्छा पर निर्भर करेगा। यदि कोई व्यक्ति वैक्सीन नहीं लगवाना चाहता तो उस पर दबाव नहीं बनाया जाएगा। यदि वैक्सीन को लेकर किसी के मन में कोई भ्रम हो तो जरूर उसे दूर करने की कोशिश होगी। दूसरे चरण की शुरुआत कब होगी, इसे लेकर अभी तक सरकार की ओर से तय नहीं किया गया है, लेकिन फरवरी के अंतिम सप्ताह से दूसरे चरण का टीकाकरण का काम शुरू हो जाएगा। दूसरे चरण में करीब 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने की तैयारी है, लेकिन इतने लोगों के टीकाकरण का खर्च कौन उठाएगा, ये भी अभी तक तय नहीं है। राज्य सरकार चाहती है कि केंद्र ही टीकाकरण का खर्च उठाए, लेकिन यदि केंद्र अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटता है तो अधिकांश राज्य सरकार अपने राज्य में निःशुल्क टीकाकरण की तैयारी में भी है।
वैक्सीनेशन को लेकर तो सवाल चलते रहेंगे क्योंकि देश की बड़ी आबादी को वैक्सीन लगाई जानी है और सरकार की ओर से अभी तक इसके लिए कोई रोड मैप सामने नहीं रखा गया है। सवाल बिहार सरकार पर भी बना हुआ है क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के कारण अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं और बीजेपी परेशान है क्योंकि वो किसे मंत्री बनाए किसे नहीं ये तय नहीं कर पा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार अब जेडीयू और बीजेपी में तकरार की वजह बन गया है। जहां जेडीयू खुद के ज्यादा मंत्री बनाना चाहती है तो वहीं बीजेपी विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें आने से बड़े भाई की भूमिका अदा करना चाहती है। इस खटपट के बीच कहा जा रहा है कि एनडीए की सरकार में अब 22 मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल बिहार में मुख्यमंत्री के अलावा 13 मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल हैं। इसी बढ़ती संख्या के साथ बीजेपी के नेता भी अपना दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पद की चाह में बीजेपी के नेताओं ने अब दिल्ली में डेरा जमाना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के बड़े नेता अपने कोटे से संभावित मंत्रियों के नाम की सूची लेकर दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। सुशील मोदी, नित्यानंद राय और राधा मोहन सिंह जैसे नेता दिल्ली पहुंच गए हैं। दिग्गजों के दबाव के बीच मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई नामों की चर्चा है। इनमें शामिल बीजेपी के शाहनवाज हुसैन की एंट्री तय मानी जा रही है। बीजेपी सूत्रों की माने तो विधानसभा चुनाव में जीत से उत्साहित पार्टी का सारा फोकस इस बार सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण साधने पर है। जानकारी के मुताबिक जिस जाति के विधायकों की संख्या अधिक होगी उसको मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिए जाने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। ये देरी बीजेपी में बगावत को बढ़ा भी सकती है क्योंकि कई नेता मंत्री बनने की चाह के लिए बैठे हैं। ऐसे में अगर जल्द ही मुहर नहीं लगती है तो मनमुटाव को बढ़ने में देर नहीं लगेगी। बिहार में बीजेपी के कारण नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी के कोटे से कौन मंत्री बनेगा इसे लेकर पार्टी परेशान है। तो वहीं कर्नाटक में जब से येदियुरप्पा ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है तभी से वो मुश्किल में फंस गए हैं और अब उन पर एक सीडी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो क्या है ये सीडी मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने जब से अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है तभी से वो मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। राज्य की राजनीति लगातार गरमाई हुई है। बीजेपी के 2 दर्जन से अधिक विधायकों ने सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक रखा है। एक और पार्टी विधायक सीएम येदियुरप्पा की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं तो वहीं एक सीडी ने सरकार की नींद उड़ा दी है। इसी सीडी के सहारे बीजेपी के बागी विधायक सीएम येदियुरप्पा पर निशाना साध रहे हैं। बता दें कि हाल ही में कर्नाटक में कैबिनेट का विस्तार कर 7 लोगों को मंत्री बनाया गया है। येदियुरप्पा के खिलाफ एकजुट हुए विधायकों का कहना है कि सीएम ने उन्हीं लोगों को फिर से मंत्री बनाया है जो पहले से मंत्री थे। विधायकों का आरोप है कि ये 7 विधायक सीएम को ब्लैकमेल कर फिर से मंत्री पद पर काबिज हुए हैं। इस ब्लैकमेल के पीछे एक सीडी है जिसमें येदियुरप्पा के कई राज छिपे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब इसे लेकर कर्नाटक कांग्रेस ने भी येदियुरप्पा पर निशाना साधा है। कर्नाटक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने आरोप लगाया है कि मुझे बताया गया है कि संतोष के कथित रूप से जान देने के प्रयास के पीछे वजह वो कथित सीडी हो सकती है जिसका दावा बीजेपी के विधायक कर रहे हैं। जांच एजेंसियों को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। सीएम येदियुरप्पा को ये बात मान लेनी चाहिए कि उनके कैबिनेट विस्तार में ब्लैकमेलिंग का खेल खेला गया है। इस मामले में निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। येदियुरप्पा एक मुश्किल से निकलते हैं उससे पहले उनके सामने दूसरी मुश्किल आ जाती है। वैसे मुश्किल में तो कांग्रेस भी है क्योंकि जिन 4 राज्यों में अगले 3-4 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां किसी भी राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं है। कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीद है केरल से, इसीलिए कांग्रेस ने अब केरल पर पूरा ध्यान लगा दिया है। पार्टी की ओर से अशोक गहलोत को केरल का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। वो कल से सूबे का दौरा करने वाले हैं। तो क्या है गहलोत का केरल के सियासी किले में सेंधमारी का प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। केरल में लेफ्ट से सत्ता छीनने के लिए कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है। भले ही चुनाव आयोग ने अब तक चुनाव का बिगुल ना बजाया हो, लेकिन कांग्रेस ने अपनी सियासी बिसात बिछा दी है। लेफ्ट की घेराबंदी के लिए ना सिर्फ खुद सांसद राहुल गांधी जोर लगाएंगे बल्कि कांग्रेस ने उस दिग्गज को बुला लिया है जिसने 2 बार रेगिस्तान की राजनीति में बीजेपी को पटखनी दी है। कांग्रेस ने केरल चुनाव की कमान अशोक गहलोत को दे दी है।
अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए वो कल केरल दौरे पर जाएंगे। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री तिरुवनंतपुरम पहुंचकर स्थानीय कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाएंगे। केरल प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में भी गहलोत पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सकते हैं। कांग्रेस आलाकमान की ओर से गहलोत को केरल विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाए जाने के बाद ये उनका पहला दौरा है। गहलोत के साथ केरल विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी बनाए गए अन्य नेता भी कल दिल्ली से केरल पहुंचेंगे। इन नेताओं के साथ भी राजस्थान के सीएम चुनावी रणनीतियों पर मंथन करेंगे। कांग्रेस ने गहलोत को केरल में इसीलिए उतारा है क्योंकि ये चुनाव कांग्रेस के लिए कई मायनों में काफी अहम है। यही वजह है कि पार्टी ने मुख्यमंत्री के अनुभवों और चुनावी रणनीतियों के चलते ही गहलोत को केरल विधानसभा चुनाव का जिम्मा सौंपा है। अब देखना होगा कि क्या गहलोत केरल में करिश्मा दिखा पाएंगे। कांग्रेस जहां केरल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में भी चुनावी हलचल चरम पर है। जिन राज्यों में चुनाव है उनमें पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा राज्य है और पश्चिम बंगाल की सत्ता पर कब्जे के लिए बीजेपी के साथ लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन ने पूरी ताकत लगा दी है। तो टीएमसी सत्ता बरकरार रखने में जुटी है। टीएमसी के पास ममता बनर्जी जैसे नेता हैं, लेकिन बीजेपी किसे बनाएगी सीएम उम्मीदवार, देखिए हमारी ये रिपोर्ट में। बंगाल में जिस क्षेत्र ने ममता को सत्ता के शिखर पर पहुंचाया, शुवेंदु अधिकारी को राजनीति में आगे बढ़ाया, जो पश्चिम बंगाल में करीब 3 दशक बाद वाम दलों की सत्ता का अंत करने की सबसे बड़ी वजह बना, वहीं नंदीग्राम अब आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर राजनीति का केंद्र बनने जा रहा है। क्योंकि नंदीग्राम से अपने सियासी सितारों को चमकाने वाले ममता और शुवेंदु अधिकारी यहीं से चुनावी ताल ठोकने वाले हैं। जी हाँ, विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कभी उनके सबसे करीबी नेता रहे शुवेंदु अधिकारी अब आमने सामने होंगे। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद बीजेपी ने भी शुवेंदु अधिकारी को उनकी इसी पुरानी सीट से उतारने का फैसला किया है। इस निर्णय के पीछे बीजेपी को काफी मंथन करना पड़ा है, क्योंकि ममता के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद बीजेपी में इस सीट को लेकर ऊहापोश की स्थिति थी। दरअसल पार्टी पहले इस सीट को शुभेंदु के लिए पूरी तरह से सुरक्षित मान रही थी। पार्टी की योजना शुभेंदु से मिदनापुर समेत उनके प्रभाव वाले इलाकों में जमकर चुनाव प्रचार कराने की थी, लेकिन लंबे विमर्श के बाद बीजेपी ने इस सीट से शुभेंदु को ही उतारने का फैसला किया। यानी अब ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी एक दूसरे के आमने सामने होंगे। इसी वजह से नंदीग्राम एक बार फिर निर्णायक भूमिका में दिखेगा। और बुलेटिन के आखिर में बात बाइडेन के फैसले से भारतीयों को फायदे की। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के बाद जो बाइडेन सीधे राष्ट्रपति कार्यालय पहुंचे और एक्शन में दिखे। ऑफिस पहुंचते ही उन्होंने एक के बाद एक ट्रंप के कई फैसलों को पलट डाला, जिसके बाद माना जा रहा है कि अमेरिका में रह रहे भारतीयों को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा। तो क्या है पूरी खबर और क्यों होगा भारतीयों को फायदा, देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन ने बुधवार को अमेरिका की सत्ता संभाल ली है। सत्ता संभालते ही जो बाइडेन एक्शन मोड में आ गए हैं। बाइडेन ने सत्ता संभालते ही पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक के बाद एक कई फैसलों को पलटने के साथ ही कुल 17 फैसले लिए, जिसमें बाइडेन ने भारतवासियों के लिए एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। बाइडेन ने अमेरिका के प्रवासियों को राहत देने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है। आपको बता दें कि इस आदेश से 1 करोड़ 10 लाख ऐसे प्रवासियों को फायदा होगा जिनके पास कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है। इन प्रवासियों में से लगभग 5 लाख लोग भारतीय हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इमिग्रेशन नियम को पूरी तरह से बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बाइडेन ने अमेरिकी कांग्रेस से अनुरोध किया है कि लाखों अवैध प्रवासियों को अमेरिका का अस्थायी दर्जा देने और उन्हें नागरिकता देने का रास्ता तय करने के लिए कानून बनाए। आपको बता दें कि इनमें से 5 लाख भारतीय मूल के ऐसे लोग हैं जिनके पास अमेरिका की नागरिकता नहीं है। उनके पास कोई भी कानूनी दस्तावेज नहीं है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के इस कदम के बाद ऐसे लोगों को 3 सालों के लिए अमेरिका की नागरिकता मिल सकती है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।